So hello guys, very good morning. Hope all are you doing well. Today I will start economics shift 2 from 31 to 45 question. Now I'm going for 31 question. Okay, I will start. The faster growth and more equal distribution of income can be examination simultaneously by। अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखो कि अब इनकम गिनी कोफिशिएंट जो बात करता है, इनकम इनइक्वलिटी की बात करता है, गिनी कोफिशिएंट इनकम इनइक्वलिटी की बात करता है, एंड कुजनेट कर्व इनकम एंड इनइक्वलिटी की भी बात करता है। इनकम एंड डेवलपमेंट क्या है उसके बीच में निगेटिव रिलेशन शो करता है, दैट इज ये इनकम हो जाएगा, इनइक्वलिटी की बात हो जाएगी। तो इनके कुजनेट और गिनी कोफिशिएंट दोनों इनइक्वलिटी की बात करते हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो बात करता है, पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट। ओके, तो इसका आंसर सेकंड है, पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। मार्क्स रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। इसमें ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल पूछ रहा है, वेर सी इज द कांस्टेंट कैपिटल, वी इज द वेरिएबल। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सी अपॉन वी। सी अपॉन वी इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपोजिशन। देन आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। ये इसमें एक्सटर्नलिटी का क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। एक्सटर्नलिटी इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन। एक्सटर्नलिटी ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड है, मानव की जो क्रियाएं होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो ये सही था। इट इज़ टाइड टू कंज्यूमर सोवरिटी। कंज्यूमर उपभोक्ता उपभोक्ता क्या पसंद करता है क्या नहीं करता है, दैट इज़ उसमें भी एक्सटर्नलिटी की बात होती है, ये भी सही था वैसे। इट इज़ बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत, इसके बारे में एक्सटर्नलिटी नहीं कहती है, तो उसके हिसाब से रॉन्ग था, तो ये आंसर सही है। थर्ड आंसर ही इसका आंसर सही है। ओके, इट इज़ इट इज़ एन एमोरल कंसेप्ट, ये सही है, एमोरल कंसेप्ट है, एमोरल कंसेप्ट है। ये अगली बार अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सटर्नलिटी एक अनैतिक संकल्पना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनसेटिंग वेरिएशन फॉर ए प्राइस डिक्रीज ऑफ गुड कैन बी इंटरप्रेटेड एज। देखिए आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर कंपनसेटिंग वेरिएशन की जो बात करते हैं, अगर कंपनसेटिंग वेरिएशन अगर दैट इज़ हमारा प्राइस वट एवर दैट, से कंपनसेटिंग अगर वेरिएशन करते हैं, जैसे यहाँ पर दैट इज़ द कंपनसेटिंग वेरिएशन, ये दिस इज पार्ट इज कॉल्ड शिवी, जो रिलेटेड होता है आपके विलिंगनेस टू पे, आप कितना विलिंगनेस टू पे करने के स्टेज में हैं, दैट इज़ द कंपनसेटिंग वेरिएशन। ये विलिंगनेस टू एक्सेप्ट की बात नहीं करता है, जो प्राइस जो डिक्रीज होगा, कितना विलिंगनेस टू पे करेंगे आप, अगर आपको इसमें कंपनसेटिंग वेरिएशन करना है। ओके, इसका पहला ऑप्शन सही था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ द नेचुरल कैपिटल। जैसे कि नेचुरल कैपिटल क्या होता है कि नेचुरल कैपिटल जैसे लैंड हो गया, रिवर्स होगी, एनीथिंग कुछ भी हो, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल कैपिटल। इसमें डेप्रिशिएशन की बात कर रहा होता है कि आगे अगर नेचुरल कैपिटल का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिशिएट मीन्स हमें उसमें कुछ ना कुछ लागत लगानी पड़ती है इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ईयरली टू ईयरली डेप्रिशिएट होती रहती है। जैसे हम कुछ खेती करते हैं, खेती हम पहले, हाँ पहले पहली बार खेती होती है वो अच्छी होती है, दूसरी बार उसमें कुछ ना कुछ रोग लग जाते हैं, रोग लगने के कारण क्या होता है कि इसमें खेती कम हो जाती है। तो इसका डेप्रिशिएशन, इसमें ये बोला कि इसका डेप्रिशिएशन ऑफ द नेचुरल कैपिटल का मेन रीज़न क्या है, रिस्टोरिंग रिवर रेंडर अनयूजेबल ड्यू टू डंपिंग ऑफ नेचुरल एफ्लुएंट। एक रिवर की सफाई करने की बात कर रहा था, इससे डेप्रिशिएशन कैपिटल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया दैट हैव बीन क्लियर्ड फॉर ईयर्स ऑफ ओपन कटिंग माइंस। ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा क्लियर फॉर ईयर ओपन कटिंग माइंस के कारण जो भी होता है डेप्रिशिएशन इससे नहीं हो सकता। अब पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी बाय द पब्लिक सेक्टर सच एज म्यूनसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट। देखो म्यूनसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है, म्यूनसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट से हमारा जो कैपिटल है, जो लैंड है, लैंड डेप्रिशिएट हो जाता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत ही पुअर होता है। तो ये आंसर सही था उसलिए, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी बाय पब्लिक सेक्टर सच एज म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, उसका अगर पॉल्यूशन अगर कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल उसका वेस्ट से हमने कहीं डंप करना पड़ा, डंप करने से कैपिटल जो है कि नेचुरल कैपिटल हमारी डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आंसर इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम सेम क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन था, दो बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, स्पेसिफिक फैक्टर आपने अगर ये मॉडल पढ़ा होगा, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या होता है कि अगर एक्सपोर्ट, हम जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देंगे, इसमें एक ऐसा फैक्टर लगा देंगे, स्पेसिफिक फैक्टर लगा देंगे, उससे एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा बढ़ने लगेगा। इसमें ट्रेड एक्सपो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होगा, बढ़ते रहेगा, लेकिन इसमें इंपोर्ट जो है कि इंपोर्ट सेक्टर को हर्ट हो जाएगा। देखिए ट्रेड बेनिफिट द फैक्टर स्पेसिफिक टू द एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ इस कंट्री का एक्सपोर्ट सेक्टर को बट हर्ट करेगी फैक्टर स्पेसिफिक टू द इम्पोर्ट कम्पेटिंग सेक्टर विथ एम्बिगुअस इफेक्ट ऑन मोबाइल फैक्टर। तो इसका एक्सपोर्ट सेक्टर का बढ़ावा देगी, इम्पोर्ट फैक्टर को हर्ट करेगी। ओके, इसका पहला आंसर ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज इमेजराइजिंग ग्रोथ आर्ग्यूज। देखो इमेजराइजिंग क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भगवती ने, जगदीश भगवती ने इसको दिया था, भगवती ने। ओके, इसको दिया था तो सबसे इसकी जो बात करी थी, डेवलपिंग कंट्री की बात करी थी, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री अगर कोई भी कंट्री है, अगर डेवलपिंग कंट्री उसको अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उसका बढ़ता है ना, कि इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पहले कम था, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आई इससे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता गया उसका, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो टर्म ऑफ ट्रेड वर्स ऑफ हो जाएगा, जो पहले था उससे भी नीचे चले जाएगा, क्योंकि हम इतना एक्सपोर्ट कर देंगे कि हमारा टर्म ऑफ ट्रेड पहले से नीचे गिर जाएगा। ये एक बात करती है पुअर नेशन डेवलपिंग कंट्री की बात। तो इसका एक्सपोर्ट बाइज ग्रोथ बाय पुअर नेशन वुड वर्सन देयर टर्म ऑफ ट्रेड सो मच दे वुड बी वर्सन ऑफ देन इफ दे हैड नॉट ग्रोन एट ऑल। ओके, तो इसका ये आंसर सही था। इसमें रिस्क की बात तो ये करता नहीं, ये भी, ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत था, ये ऑप्शन भी गलत था, ये सॉरी ये ऑप्शन सही था। इम्पोर्ट बाइज ग्रोथ बाय पुअर नेशन वुड वर्सन देयर टर्म ऑफ ट्रेड। इम्पोर्ट की बात करता है तो एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट वर्सन होगा, इम्पोर्ट वर्सन नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। तो इसमें पुअर नेशन की बात करता है, नॉट डेवलप्ड कंट्री। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टेड द ग्रेविटी मॉडल करेक्टली। आपने ग्रेविटी मॉडल पढ़ा होगा, द लार्जर स्मॉलर एंड क्लोजर द टू कंट्रीज, इसका फॉर्मूला होता है, मैं ट्रेड की बात करता हूँ सीधे इसमें, M1 M2 अपॉन R। अपने एक ग्रेविटी मॉडल पढ़ा होगा, इसे फोर्स से इक्वल टू होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे यहाँ R की बात करते हैं सीधे, इसमें होता है कि R मीन्स होता है डिस्टेंस, दो कंट्रियों की बीच जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड R। ठीक है, इसमें लगे द लार्जर एंड क्लोजर द स्मॉलर एंड क्लोजर द टू कंट्रीज आर द स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यहाँ की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, अगर ये पहली कंट्री है उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये आर उसकी डिस्टेंस हो गई। ओके, द स्मॉलर एंड क्लोजर द टू कंट्रीज आर द स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन देम एक्सपेक्टेड टू बी। द लार्जर एंड क्लोजर द टू कंट्री, इतना क्लोज होंगे उसका वॉल्यूम, क्लोज होंगे तो क्या बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्लोज होने से आर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा। तो इसमें लार्जर जो भी हो जाए, लार्जर क्लोजर का आंसर सही है, ये लार्जर एंड क्लोजर द टू कंट्रीज, लार्जर एंड क्लोजर टू कंट्रीज आर, इसका सेकंड क्वेश्चन सही था। अगर आप इसको फॉर्मूला लगा यूज़ करेंगे तो सेकंड इसका आंसर सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the nominal tariff rate on consumer of final goods commodity is 10%, the ratio of the cost of the imported input to the price of final commodity is the absence of tariff, that is AI is equal to 0, and the nominal tariff rate on imported goods। इसमें से पूछे इफेक्टिव रेट प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें E का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट की बात करता है कि T। ओके, T माइनस AI ओके, 1 - AI आपके सामने दे रखा है, AI इज द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ। TI इज इक्वल टू जीरो इन द TI इज इक्वल टू जीरो दे रखी है, तो इसमें फॉर्मूला पुट करने के बाद T की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस AI TI, A की AI है 0.8 इंटू TI की वैल्यू है 0। ठीक है, 1 माइनस AI के है आपके सामने 0.8, तो ये 10 माइनस जीरो बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 ही आएगा, फिर 10 रहेगा, 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, 0.2, 10/0.2 अगर करेंगे 100/2 दैट इज़ 50, तो 50% ही इसका आंसर सही है, 50% टिक लगा रहे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन फॉर रिज लाइन। अगर आपने रिज लाइन पढ़ा होगा, ये आइसोकरेंट के लिए होता है। आइसोकरेंट, आपने अगर रिज लाइन पढ़ा होगा, आइसोकरेंट क्या होता है कि आइसोकरेंट लेबर एंड कैपिटल के बीच होता है आइसोकरेंट। ये माना आइसोकरेंट है, ये एल है, ये के है। ओके, आइसोकरेंट थोड़ा ऐसा होता है, ये होती है रिज लाइन। माना कि अगर ये आइसोकरेंट है, रिज लाइन ये है, ए बी सी एंड डी। ओके, ये लोअर रिज लाइन होगी या अपर, एल और यू में डिनोट कर रहा हूँ। और जो इस अगर रिज लाइन का मतलब ये होता है कि रिज लाइन अगर हमें कोई एफिशिएंट प्रोडक्शन करना है, अगर हमें एफिशिएंट प्रोडक्शन जो होता है कि रिज लाइन के अंडर ही होता है। जैसे कि माना कि ये रिज लाइन है, इनके बीच ही एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, दैट इज, इसके बीच ही एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा। इनके अंदर जितना भी ये एरिया है, इसके बीच ही एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा। इसके आउटसाइड को प्रोडक्शन होगा तो इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। ओके, ये एरिया एफिशिएंट प्रोडक्शन है, इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं करेगी कोई भी कंपनी, इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं करेगी। इसके बाद नॉन प्रोडक्टिव एरिया। ओके, इसमें दे सेपरेट द रिलीवेंट पोर्शन फ्रॉम द इरिलेवेंट पोर्शन ऑफ द आइसोकरेंट। ये सही है कि रिलीवेंट पोर्शन जिसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इरिलेवेंट पोर्शन जिसमें प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन सही था। ओके, along the ridgeline the slope of the isocone is either zero or infinite। तो ये स्लोप आइसोकोन इस रिज लाइन में क्या होता है, रिज लाइन में या तो स्लोप जीरो होगा, स्लोप दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज एम पी एल अपॉन एम पी के। ओके, इसमें अगर आप नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है कि एम पी एल जीरो होता है तो एम आर टी एस जीरो हो गया, दैट इज स्लोप नीचे का जीरो होता है। ऊपर वाले केस में एम पी के जीरो होता है, दैट इज स्लोप इज इनफाइनाइट। तो अलॉन्ग द रिजन स्लोप ऑफ आइसोकरेंट आइदर इन जीरो और इनफाइनाइट, तो ये भी सही था। ओके, द रिलेवेंट सेगमेंट ऑफ ए आइसोकरेंट एनक्लोज pertain to the stage 2 of the production for labor and capital। स्टेज 2 की बात इसलिए यहाँ पर इसने हिस्ट्री कर रखी है। स्टेज 2 अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन सूटेबल होता है स्टेज 2 में ही प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें लेबर एंड कैपिटल का फुली यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें ये जो ये एरिया दिया गया है, इस एरिया के अंदर ही प्रोडक्शन होता है, तो ये ऑप्शन भी सही था। ओके, प्रोड्यूसर विल नेवर वांट टू ऑपरेट आउटसाइड द रीजन एंड क्लोज विद द रिज एरिया। इसके बाद प्रोड्यूसर कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये भी कुछ ऑप्शन सही था। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव बट डिक्लाइन द पोर्शन ऑफ द आइसोकरेंट विद इन द रिज लाइन। ताकि द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव बट डिक्लाइन फॉर द पोर्शन ऑफ द आइसोकरेंट विद इन द रिज लाइन। ओके, ये बोला कि द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव, तो रहता है मार्जिनल प्रोडक्ट इसके अंदर जो भी पॉजिटिव तो रहता है फॉर द पोर्शन ऑफ द आइसोकरेंट विद इन द रिज लाइन। ओके, कोई इशू नहीं है। डिक्लाइन होगा, थोड़ा इसमें डाउटफुल है, क्योंकि द इसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ए बी सी एंड डी, इसका आंसर सही है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव ही रहता है, इसके बाहर निगेटिव हो जाता है। ओके, इसके बारे में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर बोथ आर निगेटिव बियॉन्ड दिस रिज लाइन। ओके, इसके अंदर ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव बट डिक्लाइन फॉर द पोर्शन ऑफ द आइसोकरेंट विद इन द रिज लाइन। तो इस पोर्शन में जो होता है कि इस पोर्शन में ही घटना शुरू कर जाता है, ये बात मैं थोड़ा सही करेगी, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, लेकिन ये आंसर सही है। ए बी एंड सी डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 42। ओके, 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द फेयर गेम और फेयर बेट। जैसे आप कोई फेयर गेम करते हैं, फेयर गेम खेलते हैं, उसका देखो, फेयर गेम की एंट्री हमेशा जीरो हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फिर गेम की एंट्री कुछ भी हो सकती है, 0, 1000, 100, 49। जैसे कोई अगर हम आईपीएल मैच में अगर ड्रीम 11 लगाते हैं तो एंट्री फ्री नहीं होती, फ्री एंट्री किसी चीज़ की भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ये श्योर नहीं है कि ये ऑप्शन गलत था। द पर्सन हु एक्सेप्ट फेयर बेट इज सेड टू बी रिस्क लवर। अगर कोई इंसान अगर फेयर बेट को एक्सेप्ट करता है तो रिस्क लवर होगा, मे भी हो सकता है, डेफिनेटली मैं इसको सही करूँगा वैसे। ओके, ठीक है, रिस्क लवर हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द इनकम फ्रॉम द बेट इज इक्वल टू द सेम अमाउंट ऑफ द इनकम इज सर्टेनिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, एक्सपेक्टेड, ठीक है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इवेंट होने की संभावना क्या, अगर इवेंट अगर हमने 50 रुपीज़ लगा रखे तो हम गारंटी लगाते 100 रुपीज़ आने की गारंटी है। हाफ इंटू 50 रुपीज़ प्लस माइनस हाफ इंटू 50 रुपीज़, गारंटी दोनों चीज़ की हो सकती है, तो इसका जीरो एक्सपेक्टेड जीरो हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम द बेड इक्वल टू द सेम अमाउंट ऑफ इनकम इन सर्टेनिटी। तो ये आंसर सही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है हमारी दोनों की चीज़ों की होती है, या तो फेलियर अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या तो ये हमें मिलेगा या तो हमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्ट ये ऑप्शन भी सही है। द पर्सन हु रिफ्यूजेज ए फेयर बेट इज सेड टू बी रिस्क न्यूट्रल। जो रिफ्यूज़ करता है तो रिस्क न्यूट्रल कभी हो नहीं सकता, तो रिस्क एवर्स होगा। तो ये ऑप्शन सही है। द पर्सन हु रिफ्यूजेज ए फेयर बेट इज सेड टू बी रिस्क एवर्स, ये ऑप्शन सही है। तो सी एंड ई इसमें सही आंसर दे रखा है, लेकिन सी एन ई अगर हम लगाते हैं कि इसमें बी भी मुझे लगभग सही लगा कि पर्सन एक्सेप्ट करता है फेयर बैट को, तो रिस्क लवर होता है वो। तो मुझे बी सी एन ई, तो बी एन ई तो यहाँ पर है नहीं, सी एन ई बी एन ई है, तो सी एन ई ज़्यादा लग रहा है मुझे ऑप्शन। तो मुझे हिसाब से ये आंसर सही होगा। थोड़ा इसमें मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ऑल फैक्टर में अर्न रेंट। ऑल फैक्टर ज़्यादा लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो, सारे को रेंट मिलता है, लेकिन इनका क्राइटेरिया अलग है। लेबर का फैक्टर के हम रेमुनरेशन, कैपिटल लैंड रेंट, दैट इज़ कैपिटल प्रॉफिट, ये अलग अलग, लेकिन सारे फैक्टर रेंट अर्न करते हैं। ये ऑप्शन सही था। रेंट कैन ओनली बी अर्न इन लॉन्ग रन, गलत है। रेंट शॉर्ट रन में भी होता है, लेकिन शॉर्ट रेंट को क्वाजी रेंट कहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन शॉर्ट रन में भी वो एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ट्रांसफर अर्निंग ऑफ अनयूज फैक्टर, माने कि अनयूज फैक्टर लैंड रखा, अगर उसके हम कोई अर्निंग हो नहीं रहा, ट्रांसफर हम अर्निंग हमें कुछ मिल नहीं रही उस चीज़ की, तो उसका ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो गया। तो ये ऑप्शन भी सही था। ओके, ओनली लैंड कैन अर्न लैंड, ये मैंने पहले बताया, लैंड ही अर्न नहीं कर सकता, ऑल फैक्टर विल अर्न रेंट। ओके, तो ये ऑप्शन सही था। सॉरी, ये ऑप्शन गलत हो गया। एंटायर अर्निंग ऑफ अनयूज फैक्टर इकोनॉमी रेंट। देखो, अनयूज फैक्टर की बात करें, अगर अनयूज फैक्टर मान लैंड है, लैंड आपने अगर इसको रेंट में दे दिया, अरे अनयूज्ड है, अगर उससे कुछ अर्निंग हो रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक रेंट। लैंड आपको जो भी रेंट दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। ओके, तो ये ऑप्शन सही था, दैट इज़ ए सी एन ई, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट। रेशनल एक्सपेक्टेशन व्यूज़ इंक्लूड, रेशनल एक्सपेक्टेशन अगर आपने पढ़ा होगा, रेशनल एक्सपेक्टेशन होता है कि हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं, माना कि अभी जो भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर में जो उसके प्राइस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ होती है। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन, द मार्केट क्लियरिंग नेशनल एक्सपेक्टेशन डू नॉट अप्रोच टू द फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व से इसका रिलेशन है, तो ये नॉट बोल रहा है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, रेशनल एक्सपेक्टेशन एज ए थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन, सही है। एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, प्रिडिक्शन, ये सही है। एन एम्पेशन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर, पॉलिसी बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, जैसे माने इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन से आगे फ्यूचर में क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो पॉलिसी के हिसाब से तो चलता है रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो ये सही है। ए प्रेफरेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग रूल्स रादर देन डिस्क्रिशन, ए प्रेफरेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग रूल्स रादर देन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन नहीं होता है, तो इनके लिए क्या होगी, पॉलिसी मेकिंग पहले होता है, नॉट डिस्क्रिशन बाद में होता है। ये क्वेश्चन भी ये ऑप्शन सही था। जनरली इंसिस्ट द मार्केट डू नॉट क्लियर रेपिडली, ये कुछ बात नहीं करती इसकी। ठीक है, तो ए गलत था, बी सी एंड डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी एंड सी डी, बी सी डी पहला ही ऑप्शन सही है इसका। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मे बी दिस वन लास्ट। इन द बजट एट ग्लेंस, जब भी बजट निकलता है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आप इंक्लूडेड, आपने कभी अगर बजट पढ़ा हुआ, थोड़ा ध्यान दिया होगा, या थोड़ा बहुत भी अगर आपने ग्लेंस लिया हो उस चीज़ का, तो बजट जब भी निकलता है, थोड़ा इसको याद रखना। ओके, बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, माना कि अभी करंट ईयर जो चल रहा है, ठीक है, करंट ईयर, जैसे कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर हम नेक्स्ट माने कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमारा करंट ईयर जो चल रहा है, हमारा 23 चल रहा है। ओके, 23 हमारा अगर चल रहा है,
तो हम बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, हम अभी का जो एस्टिमेट लेंगे, जो बजट अभी हमारा बजट एस्टिमेट अगर हम चल रहा है कि बजट एस्टिमेट, फर्स्ट बजट एस्टिमेट, सेकंड बजट एस्टिमेट, तो हम लेते रहते हैं, क्योंकि चेंज होते रहता है, तो हम ये चेंज होते रहता है, तो हम ये इसको चेंज करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन सही था। ओके, अभी का हम बजट क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, माना कि कुछ चेंजेस हो गए, इन्फ्लेशन आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर, अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसको रिवाइज कर देते हैं। ओके, रिवाइज कर देते हैं उसको, माना अभी ये पहले ये था, अब ये कर देते हैं, रिवाइज भी करते हैं। ओके, तो ये भी सही था। एक्चुअल्स ऑफ द करंट ईयर, देखो करंट ईयर का हम एक्चुअल नहीं ले सकते, करंट जो अभी चल रहा है उसका एक्चुअल कैसे लोगे, ये तो आप माइंड से थोड़ा भी सोचोगे तो एक्चुअल हो नहीं सकता, ये गलत था। एक्चुअल्स फॉर प्रीसीडिंग ईयर, जो पिछले साल का चल रहा है वो इसका हम अभी एक्चुअल लेते हैं, तो ये ऑप्शन सही था। फोर्थ भी सही था। बजट एस्टिमेट ऑफ द फोर्थ कमिंग ईयर, हम 24 की लगाते हैं बजट, इस साल का इतना खर्चा हो सकता है, वो भी सही था। तो इसमें सिर्फ ओनली एक्चुअल सी का कोई ऑप्शन गलत है और सारे ऑप्शन सही थे। ओके, तो ए बी डी एंड ई। Okay, then thank you for watching my video. If you like, then comment and subscribe my channel. Thank you.